जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप झारखंड के किस जिले से हो कमेंट जरूर करें। झारखंड में इस बार रावण का अंत सिर्फ बाणों से नहीं बल्कि बारिश की बौछार से भी हो सकता है। जी हां, मौसम विभाग ने दशहरा पर भीषण बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। अब जरा सोचिए, जिस दिन पूरा राज्य रावण दहन देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करता है, उसी दिन अगर बादल गरज उठें, बिजली चमक उठे और मूसलाधार बारिश हो जाए तो क्या होगा। पूरे राज्य में रावण दहन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पूजा पंडाल सज चुके हैं। रोशनी और सजावट से पूरा शहर जगमगा रहा है। षष्ठी से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है और दशमी तक यह उत्साह अपने चरम पर पहुंचने वाला है। लेकिन इसी बीच मौसम बार बार अड़चन डाल रहा है। रांची मौसम केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसांवा, सिमडेगा, रांची, बोकारो, गुमला, खूंटी, रामगढ़, कोडरमा, हजारीबाग और धनबाद जैसे जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक के आसार बने रहेंगे। अच्छी बात यह है कि नवमी तक भारी बारिश का खतरा नहीं है, लेकिन दशहरे के दिन यानी 2 अक्टूबर को स्थिति बदल सकती है। उस दिन देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और वज्रपात का भी खतरा रहेगा। इसके बाद 3 अक्टूबर को राज्य के उत्तर पूर्वी और उत्तरी मध्य हिस्सों में बारिश और तेज होगी। वहीं 4 अक्टूबर को भी उत्तर पूर्वी जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसका सीधा असर मूर्ति विसर्जन की तैयारियों पर पड़ सकता है। यानी साफ है कि इस बार झारखंड में नवरात्र और दशहरा दोनों ही मौसम की मार झेलेंगे। लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं होगा। लोग कह रहे हैं कि चाहे बारिश हो, चाहे तेज हवाएं चलें, त्योहार की खुशियां फीकी नहीं पड़ेंगी। तो अब सवाल यही है, क्या इस बार रावण का अंत सिर्फ बाणों से होगा या फिर बारिश भी अपनी ताकत दिखाएगी? कुल मिलाकर झारखंड में दशहरा इस बार मौसम के इम्तिहान से गुजरने वाला है। झारखंड की महिलाओं के लिए दुर्गा पूजा पर एक बड़ी सौगात आई है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत सितंबर माह की सम्मान राशि रांची जिले की महिलाओं के बैंक खातों में पहुंचा दी गई है। दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए, कुल 96,79,60,000 रुपये की राशि सीधे आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी गई है। इसका लाभ मिला है कुल 3,87,584 महिलाओं को। हर लाभुक महिला को मिला है 2,500 रुपये का सीधा भुगतान। अब आइए जरा विस्तार से देखते हैं किन किन प्रखंडों और शहरी क्षेत्रों में कितनी महिलाओं तक यह राशि पहुंची है। अनगढ़ा 16,868 लाभुक, अरगोड़ा शहरी क्षेत्र 12,165 लाभुक, बड़गाई शहरी क्षेत्र 9,248 लाभुक, बेड़ो 20,818 लाभुक, बुंडू 8,534 लाभुक, बुंडू नगर पंचायत 3,569 लाभुक, बुढ़मू 18,081 लाभुक, चान्हो 19,939 लाभुक, हेहल शहरी क्षेत्र 15,463 लाभुक, ईटकी 10,531 लाभुक, कांके 31,951 लाभुक, कांके शहरी क्षेत्र 1,330 लाभुक, खलारी 9,715 लाभुक, लापुंग 11,417 लाभुक, मांडर 23,437 लाभुक, नगड़ी 18,000 लाभुक, नगड़ी शहरी क्षेत्र 7,559 लाभुक, नामकुम 18,037 लाभुक, नामकुम शहरी क्षेत्र 9,195 लाभुक, ओरमांझी 18,404 लाभुक, राहे 9,644 लाभुक, रातू 18,822 लाभुक, सिल्ली 21,403 लाभुक, सोनाहातू 13,114 लाभुक, तमाड़ 18,714 लाभुक, सदर शहरी क्षेत्र 21,626 लाभुक। कुल मिलाकर यह योजना न सिर्फ महिलाओं को त्योहार के समय आर्थिक संबल दे रही है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक ठोस कदम साबित हो रही है।
रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने साफ कहा है, मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर है। इससे महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से मजबूत होंगी बल्कि आत्मनिर्भर भी बनेंगी। तो साफ है कि इस दुर्गा पूजा में महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान और आत्मविश्वास दोनों ही बढ़ गए हैं। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ऐसी योजनाएं वाकई महिलाओं की जिंदगी बदल रही हैं? राजधानी रांची का दशहरा इस बार बेहद खास होने वाला है। ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में रावण दहन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस बार का आयोजन पहले से कहीं ज्यादा भव्य होगा। आपको बता दें कि रांची में रावण दहन की यह परंपरा 76 वर्षों से लगातार जारी है और झारखंड राज्य गठन के बाद से तो यह और भी भव्य रूप में सामने आती है, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेता भी शामिल होते हैं। इस बार की खासियत क्या है? सबसे पहले बात करते हैं पुतलों की। इस साल मैदान में तैयार हो रहा है 70 फीट ऊंचा रावण, उसके साथ विशालकाय कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी होंगे। यानी जब यह दहन होगा तो दृश्य वाकई देखने लायक होगा। दूसरा आकर्षण है आतिशबाजी। रंग बिरंगी आतिशबाजी का जिम्मा इस बार मुंबई और कोलकाता से आई विशेष टीम संभालेगी और यही आतिशबाजी पूरे आयोजन का केंद्र बिंदु होगी। तीसरा पहलू है सांस्कृतिक कार्यक्रम। इस बार न सिर्फ झारखंड के स्थानीय कलाकार मंच संभालेंगे बल्कि उत्तर प्रदेश से आए मशहूर कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इतना ही नहीं, इस भव्य आयोजन पर खर्च हो रहा है करीब 20 लाख रुपए और अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस आतिशबाजी और सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने के लिए मैदान में इस बार भारी भीड़ उमड़ेगी। कुल मिलाकर इस दशहरे पर मोरहाबादी मैदान 76 साल पुरानी परंपरा का गवाह बनेगा, जहां राजधानी रांची गूंज उठेगी आतिशबाजी की चमक से, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की धुन से और अंत में रावण दहन की गर्जना से। सवाल अब यह है, क्या इस बार का 70 फीट ऊंचा रावण और आसमान में छा जाने वाली आतिशबाजी रांची के दशहरे को यादगार बना पाएगी? बिहार और झारखंड के लोगों के लिए बड़ी खबर। आज से अगले 3 दिनों तक बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी। जी हां, दुर्गा पूजा और गांधी जयंती की छुट्टियों को देखते हुए बैंकों के ब्रांच बंद रहेंगे। सबसे पहले कैलेंडर पर नजर डालते हैं। 30 सितंबर को देश भर में महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी मनाई गई। इस दिन भुवनेश्वर, गुवाहाटी, अगरतला, जयपुर, कोलकाता, रांची और पटना सहित कई शहरों में निजी और सरकारी बैंक बंद रहे। अब 1 अक्टूबर को महानवमी और कई राज्यों में दशहरा मनाया जाएगा। इस दिन भी लगभग सभी शहरों में बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और इस अवसर पर पूरे देश भर के बैंक बंद रहेंगे। यानी साफ है कि आज से लगातार 3 दिन तक बैंकिंग सेवाओं पर असर रहेगा। जिन लोगों के पास जरूरी काम है उन्हें शुक्रवार को निपटाने की सलाह दी गई है। हालांकि ध्यान रहे, कुछ शहरों में शुक्रवार को बैंक खुलेंगे जबकि कुछ जगहों पर छुट्टी रहेगी। अब जानते हैं अक्टूबर महीने में किन किन तारीखों पर बैंक बंद रहेंगे। 1 अक्टूबर दुर्गा पूजा और दशहरा के कारण ओडिशा, तमिलनाडु, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, केरल, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और मेघालय में बैंक बंद। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, पूरे देश में बैंक बंद। 3 और 4 अक्टूबर सिक्किम में दुर्गा पूजा की छुट्टी, सभी बैंक बंद। 6 अक्टूबर त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी पूजा, बैंक बंद। 7 अक्टूबर महर्षि वाल्मीकि जयंती, कर्नाटक, चंडीगढ़, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद। 8 अक्टूबर कटिबिह, असम में सभी बैंक बंद। 10 अक्टूबर करवा चौथ, हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद। 20 अक्टूबर दिवाली, लगभग पूरे देश में बैंक बंद। 21 अक्टूबर गोवर्धन पूजा, अधिकांश राज्यों में बैंक बंद। 27 अक्टूबर छठ पूजा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बैंक बंद। 28 अक्टूबर छठ पूजा का दूसरा दिन, बिहार और झारखंड में बैंक बंद। तो साफ है कि अक्टूबर का महीना त्योहारों के रंग में रंगा रहेगा और लगातार कई दिन बैंकों की छुट्टियां रहेंगी। ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़े काम निपटाने हैं तो पहले से प्लानिंग कर लीजिए, वरना परेशानी बढ़ सकती है। देवघर के पावन बैद्यनाथ धाम की नवरात्रि परंपरा हर किसी के लिए अद्भुत और अनोखी है। जहां एक ओर पूरे देश भर में नवरात्रि की सप्तमी के दिन पूजा पंडालों
और देवी मंडपों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाते हैं, वहीं देवघर के बाबा मंदिर परिसर में एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। यहां सप्तमी के दिन 3 शक्ति मंदिरों मां संध्या, मां काली और मां पार्वती के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं और ये कपाट बंद रहते हैं पूरे 3 दिनों तक, यानी महासप्तमी से लेकर महानवमी तक। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? दरअसल परंपरा के अनुसार इन तीनों मंदिरों में इन दिनों गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान किया जाता है। वरिष्ठ पुजारियों द्वारा खास तांत्रिक विधि से मां भगवती की पूजा की जाती है और यह पूजा किसी भी व्यवधान या बाहरी नजर से दूर पूरी गोपनीयता में संपन्न होती है। यही कारण है कि इन मंदिरों के पट आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहते हैं। इस दौरान श्रद्धालु मंदिर के बंद कपाट के बाहर खड़े होकर ही मां की आराधना करते हैं। बाबा मंदिर परिसर में आज विशेष पूजा का आयोजन भी हुआ, जहां सरदार पंडा पंडित गुलाबानंद ओंझा द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा का पट खोलकर पूजन अर्चन किया गया। कुल मिलाकर बैद्यनाथ धाम की यह अनूठी परंपरा हर साल नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं के लिए आस्था और रहस्य दोनों को साथ लेकर आती है। सवाल यही है, क्या आपको लगता है कि इस तरह की गुप्त तांत्रिक परंपराएं आज भी आस्था को और गहरा बनाती हैं? झारखंड में आज एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रालय में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और मुख्य सचिव अलका तिवारी को भावभीनी विदाई दी। अलका तिवारी आज मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि अलका तिवारी ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रशासनिक दक्षता और नेतृत्व क्षमता का शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके मार्गदर्शन में राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां सफलतापूर्वक लागू की गईं। उन्होंने निष्ठा, ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता के साथ काम करते हुए राज्य प्रशासन को नई दिशा दी। मुख्यमंत्री ने उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि आगे भी उनके अनुभव से समाज को लाभ मिलेगा। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने अविनाश कुमार को झारखंड के नए मुख्य सचिव का पदभार सौंपा। उन्होंने कहा कि अविनाश कुमार की कार्यकुशलता और व्यापक प्रशासनिक अनुभव से राज्य प्रशासन और अधिक मजबूत होगा। साथ ही विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में भी नई गति आएगी। झारखंड को मिला नया मुख्य सचिव। जानिए कौन है? आईएएस अधिकारी अविनाश कुमार। झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। 1993 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अविनाश कुमार को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दें कि अविनाश कुमार राज्य के 26वें मुख्य सचिव बने हैं। अविनाश कुमार फिलहाल मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव के पद पर तैनात थे। इसके साथ ही वे ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव और झारखंड भवन, नई दिल्ली के मुख्य आवासीय आयुक्त का भी कार्यभार देख रहे थे। जानिए अविनाश कुमार के बारे में। अविनाश कुमार का जन्म 1969 में हुआ था। उन्होंने B.Tech और M.Tech की डिग्री हासिल की है। वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं। अपनी सेवा के दौरान वे कई अहम पदों पर रह चुके हैं और झारखंड प्रशासन को बेहतर दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अविनाश कुमार को मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव और मुख्य स्थानिक आयुक्त झारखंड भवन, नई दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। झारखंड के प्रशासनिक इतिहास पर नजर डालें तो इससे पहले P.P. शर्मा 2 बार और सजल चक्रवर्ती 3 बार मुख्य सचिव रह चुके हैं। अब अविनाश कुमार से उम्मीद है कि वे अपने अनुभव और कार्यकुशलता से राज्य की विकास योजनाओं को नई रफ्तार देंगे। पलामू से चोरी हुई 1 करोड़ की हथिनी। बिहार के इस जिले में मिली पलामू, झारखंड से चोरी हुई 1 करोड़ की हथिनी को बिहार के छपरा जिले के अमनौर से बरामद कर लिया गया है। हथिनी को अमनौर के पहाड़पुर गांव के गोरख सिंह को 27 लाख रुपए में बेचा गया था। यह मामला तब सामने आया जब उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर निवासी नरेंद्र कुमार शुक्ला ने 12 सितंबर को पलामू के मेदिनीनगर सदर थाना में हथिनी की चोरी की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि हथिनी का नाम जयमती है और उसमें एक ट्रैकिंग चिप भी लगा हुआ था, जिससे उसे ढूंढना आसान हो गया।
जांच के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि हथिनी को बिहार के छपरा में बेच दिया गया है। इस पर पलामू पुलिस ने छपरा वन विभाग की मदद से एक टीम बनाई और हथिनी को अमनौर से सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि नरेंद्र शुक्ला ने यह हथिनी 40 लाख रुपये में अपने 3 अन्य पार्टनर्स के साथ मिलकर खरीदी थी, लेकिन बाद में ये तीनों पार्टनर नरेंद्र की जानकारी के बिना हथिनी को 27 लाख में बेच दिए। महावत भी इन तीनों के साथ मिल गया था। पलामू सदर थाना प्रभारी लालजी ने बताया कि मामले में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं और आगे की जांच जारी है। पाकुड़ में सर्वश्रेष्ठ दुर्गा पूजा पंडालों को मिलेंगे पुरस्कार, जिला प्रशासन की सराहनीय पहल। झारखंड के पाकुड़ जिला प्रशासन ने दुर्गा पूजा 2025 को और भव्य बनाने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सर्वश्रेष्ठ पूजा पंडालों को पुरस्कृत किया जाएगा। यह पुरस्कार उन समितियों को दिए जाएंगे जो कलात्मकता, भक्ति के साथ साथ पर्यावरण और समाज के प्रति जिम्मेदारी भी निभाती हैं। डीसी मनीष कुमार ने सभी पूजा समितियों से इस पहल में सक्रिय भाग लेने की अपील की है। पंडालों की श्रेणियां, पूजा पंडालों को श्रद्धालुओं की संख्या के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। छोटे पंडाल 1000 से 1500 श्रद्धालु, मध्यम पंडाल 1000 से 5000 श्रद्धालु, बड़े पंडाल 5000 से अधिक श्रद्धालु। मूल्यांकन प्रक्रिया, पंडालों का मूल्यांकन निष्पक्ष तरीके से होगा। आत्म मूल्यांकन, पूजा समितियां गूगल शीट डॉक्यूमेंट से फॉर्म भरेंगी। 50% वेटेज। जिला टीम का मूल्यांकन, गठित टीम पंडालों का दौरा करेगी। 30% वेटेज। जन प्रतिक्रिया, श्रद्धालु QR कोड स्कैन कर रेटिंग देंगे। 20% वेटेज। गूगल शीट और QR कोड जिला प्रशासन उपलब्ध कराएगा। मूल्यांकन के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है। दुर्गा पूजा पुरस्कार के मापदंड पुरस्कार सामाजिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक मानदंडों पर आधारित होंगे। प्रमुख बिंदु, सामाजिक कार्य, रक्तदान शिविर, प्रति 5 यूनिट 1 अंक, अपेक्षित 25 यूनिट ऑक्स 5 अंक, टीबी मरीज गोद लेना 10 मरीज ऑक्स 5 अंक, बायोडिग्रेडेबल सामग्री, मूर्ति में पर्यावरण अनुकूल सामग्री, प्लास्टिक मुक्त, डोना पेपर प्लेट, सूती कपड़ा का उपयोग ऑक्स 5 अंक। जागरूकता अभियान, होर्डिंग फ्लैक्स पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पोषण माह, कालाजार, टीबी जागरूकता आश 10 अंक। साफ सफाई, पंडाल आसपास सफाई, डस्टबिन, साइनेज आश 10 अंक। प्रमाण पत्र, तंबाकू मुक्त, बाल श्रम मुक्त, नशा मुक्ति आदि आश 10 अंक। सीसीटीवी कवरेज, पूरा पंडाल कवर, कंट्रोल रूम हार्स 10 अंक। प्रबंधन, अलग प्रवेश गेट, स्वयंसेवक कार्ड, टी शर्ट ऐश 5 अंक। हेल्प मेडिकल डेस्क, योजना घोषणा, खोया पाया, शुद्ध पानी हाश 5 अंक। संस्कृति, भक्ति जागरण, पारंपरिक प्रसाद, पेयजल हाश 5 अंक। प्रकाश, ध्वनि, बिना कवर तार न हो, रात 10 बजे बाद लाउडस्पीकर बंद, विसर्जन में डीजे न हो आर 10 अंक। शपथ, कॉमन कर्मयोगी शपथ ऐश 5 अंक। विसर्जन, सुव्यवस्थित वाहन, रूट समय ऐश 10 अंक। यातायात, भीड़ प्रबंधन, पार्किंग, लाइव शो न हो, स्वयंसेवक यातायात एसास 5 अंक। पुरस्कार वितरण, हर श्रेणी में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम स्थान वाले पंडालों को पुरस्कार मिलेंगे। साथ ही 3 सांत्वना पुरस्कार भी। वितरण 15 अक्टूबर 2025 को होगा। डीसी की अपील, डीसी मनीष कुमार ने कहा, दुर्गा पूजा केवल भक्ति का पर्व नहीं बल्कि स्वच्छता, सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी का माध्यम भी है। सभी समितियां अपने पंडालों को पर्यावरण अनुकूल और सुरक्षित बनाएं। झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में मार्च 2026 तक 400 पदों पर होगी भर्ती। बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार, बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने की सोच रहे युवाओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में मार्च 2026 तक कुल 400 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। यह जानकारी बैंक की चेयरमैन विभा सिंह ने सोमवार को दी। वे जमशेदपुर के बिष्टुपुर शाखा में दुर्गोत्सव कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थीं। उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के साथ साथ बैंक में कार्यरत करीब 300 अधिकारियों और कर्मचारियों को जल्द प्रमोशन दिया जाएगा। संविदा कर्मियों को भी मिलेगा। स्थायित्व, विभा सिंह ने बताया
कि बैंक में फिलहाल संविदा पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को स्थायी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस पर बैंक बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। बैंक की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार। चेयरमैन ने कहा कि वर्ष 2022-23 में बैंक को करीब 90 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था और एनपीए डूबते कर्ज का स्तर 52% तक पहुंच गया था, लेकिन सुधारात्मक कदमों की बदौलत अब यह घटकर 9% पर आ गया है। शुद्ध एनपीए भी 22% से घटकर सिर्फ 3% रह गया है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में बैंक लाभ में रहा है और इस बार बैंक ने पहली बार 28 करोड़ रुपए का आयकर भुगतान भी किया है, जो उसकी मजबूत होती आर्थिक स्थिति का संकेत है। 4,500 करोड़ रुपए का कारोबार और 16 लाख खाताधारी। फिलहाल झारखंड स्टेट को ऑपरेटिव बैंक के राज्य भर में लगभग 16 लाख खाताधारक हैं और बैंक का कुल कारोबार करीब 4,500 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। रामगढ़ में 3 अवैध शराब भट्ठी ध्वस्त, 1,100 किलो जावा महुआ जब्त। त्योहार के मौके पर रामगढ़ में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए उत्पाद विभाग और पुलिस प्रशासन ने मंगलवार को संयुक्त अभियान चलाया। सहायक आयुक्त उत्पाद बिमला लकड़ा के निर्देश पर अवर निरीक्षक कांग्रेस कुमार के नेतृत्व में रजरप्पा थाना क्षेत्र के छोटकी पोना, सूराडीह, बोरोबिंग समेत कई इलाकों में छापामारी की गई। इस दौरान 3 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। वहीं लगभग 1,100 किलो जावा महुआ और 45 लीटर तैयार महुआ शराब बरामद कर जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान कई लोग मौके से फरार हो गए। अधिकारियों ने बताया कि जिले में त्योहारों को देखते हुए अवैध शराब बनाने और बेचने वालों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ग्रामीण इलाकों में गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी की जा रही है ताकि किसी भी तरह से अवैध शराब की बिक्री न हो सके। सहायक आयुक्त बिमला लकड़ा ने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर प्रिंस खान का शूटर गिरफ्तार, बड़ी वारदात। टली पुलिस की सतर्कता से शहर में एक बड़ी वारदात टल गई। दरअसल एसपी को सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराधी प्रिंस खान का शूटर बलियापुर के रास्ते धनबाद आ रहा है और किसी व्यापारी पर उनका फायरिंग करने की योजना है। सूचना पर डीएसपी विधि व्यवस्था नौशाद आलम के नेतृत्व में टीम ने दामोदरपुर क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। इसी क्रम में रात करीब 9 बजे पुलिस ने रब्बियुल इस्लाम उर्फ मोटा, जो सरायकेला खरसावां के राजा बांध का रहने वाला है, को बाइक सहित पकड़ा गया। उसके पास से पुलिस ने 30-8 बोर की 6 गोलियां, पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। डीएसपी नौशाद आलम ने बताया कि पकड़े गए शूटर ने यह स्वीकार किया कि वह प्रिंस खान और गोपी खान के लिए काम करता है। उसने अक्टूबर 2024 में शहाबुद्दीन सिद्दीकी हत्याकांड में भी मोटरसाइकिल चालक की भूमिका निभाई थी। साथ ही वह चक्रधरपुर और ओडिशा के बड़वील इलाके में हुई हत्या और रंगदारी मामलों में भी वांछित है। रब्बियुल ने बताया कि रतिक खान ने उसे मोटरसाइकिल और पिस्टल उपलब्ध कराया था ताकि वह धनबाद के एक व्यापारी की हत्या कर सके। पुलिस की कार्रवाई से बड़ी घटना होने से पहले ही आरोपित को दबोच लिया गया। इस मामले में प्रिंस खान, गोपी खान, रतिक खान और रब्बियुल इस्लाम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। साथ ही इस अभियान में पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा पुलिस का सहयोग सराहनीय रहा। ईडी की बड़ी कार्रवाई। जीएसटी धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड की 15 करोड़ 41 लाख की संपत्ति अटैच। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय कोलकाता और हावड़ा में बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 करोड़ 41 लाख रुपए की 10 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। ये सभी संपत्तियां कारोबारी अमित गुप्ता की हैं, जो बड़े पैमाने पर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी धोखाधड़ी सिंडिकेट के मास्टरमाइंड में से एक माना जाता है। ईडी के अनुसार अमित गुप्ता और उसके सहयोगियों के खिलाफ यह कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय अधिनियम पीएमएलए 2002 के तहत की गई है। इस मामले में कुल कुर्क की गई राशि लगभग 20 करोड़ 70 लाख रुपए हैं। सूत्रों के मुताबिक अमित गुप्ता की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ जांच कई महीनों से चल रही थी। यह सिंडिकेट
फर्जी आईटीसी क्लेम करके सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने में शामिल था। कुर्क की गई संपत्तियों में आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियां शामिल हैं। ईडी ने बताया कि जांच अभी जारी है और आरोपी के अन्य सहयोगियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में संपत्तियों की कुर्की का उद्देश्य अपराध से अर्जित धन को सुरक्षित करना और धोखाधड़ी रोकना है।